तो अब देखो, पहले 30 को मैं अगर फैक्टराइज करता तो वो क्या आता, 2 इंटू 3 इंटू 5 आता फैक्टराइज करने पे हमारा। अब जैसे मान लो कि तुम ऐसे सोचो कि 2 के पास मेरे पास 4 ऑप्शंस है, ये और ये। ठीक है, तो अगर 2 जो है x4 पे चला जाता, से फॉर एग्जांपल 2 जो है वो x4 के पास चला जाता, तो एक तरीके से, और बाकी ये दोनों जो है x4 के पास नहीं जाते, तो एक तरीके से x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 15 को मैं सॉल्व कर रहा होता। आ रही बात समझ में? अगर से जैसे 3 और 5 दोनों x4 के पास चले गए होते और 2 नहीं जाता, तो एक तरीके से मैं x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 2 को सॉल्व कर रहा होता। तो अच्छा, अगर x4 के पास कोई नहीं जाता, 2 3 5 ये इन तीनों में जाते, तो मैं एक तरीके से x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 30 को सॉल्व कर रहा होता। समझ में आ रही बात? तो डमी वेरिएबल लेने से क्या हुआ कि मैंने ये इंश्योर कर लिया कि मेरे को अलग अलग केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। अब 2 के पास कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस, या तो x1 में चला जाए, या तो x2 में, या तो x3 में, या तो x4 में। 3 के पास भी 4 ऑप्शंस और 5 के पास भी 4 ऑप्शंस। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, विच इज कितना हो गया? 64, जो कि 64 है। समझ में आया ये? सर 4 के पास जा रहा है मतलब क्या सर? मतलब 2 के पास 4 ऑप्शंस हैं कि या तो वो x1 की जगह ले ले, या तो x2 की जगह ले ले, या तो x3 की जगह ले ले, या तो x4 की जगह ले ले। मतलब 2 या तो x1 में चला जाए, या तो x2 में चला जाए, या तो x3 में चला जाए, या तो इनमें से किसी में भी ना जाए। अब तुम ऐसे सोचो कि सर जैसे, लेकिन x4 क्यों लिया, उससे क्या अलग हुआ? और x4 लेने से अलग ये हो गया कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 30 ले लिया। अब x4 लेने से क्या हो गया कि x1 इंटू x2 इंटू x3, ये सारे नंबर्स बन सकेंगे अब ये। हाँ सर, यस, समझा। समझ सर में आई अगर बात? 30 भी एक होता ना? 30, क्या कह रहे हो? 30 भी एक ट्रिपलेट बन सकता था ना? हाँ, बन सकता था। वो कैसे बनता फिर अभी इससे? तो वो ऐसे बनता ना, जैसे मैंने ऐसा नहीं कहा कि 2 को हमेशा, जैसे मान लो 2 अगर किसी में गया तो 3 उसमें नहीं जा सकता है। देखो, 2 के भी 4 ऑप्शन रखे, 3 के भी 4 ऑप्शन अच्छा, रखे, हाँ 5 हाँ के भी 4 समझा। ऑप्शन रखे। तो हाँ सर मतलब एक समझा। सिनारियो ऐसा भी जा सकता था कि 2 3 5 तीनों इसमें चले गए। स्टूडेंट्स, ये मेथड क्लियर है क्या तुम लोग को? यस सर अभी। हाँ सर अब भी क्लियर हो। अच्छा, अब मेथड 2 क्या है? वो लंबा वाला तरीका है कि तुमको हर केस अपना अपना लेना पड़ेगा। जैसे x1 x2 x3, 1 2 3 5, फिर क्या था, 6 था, तो 6 को हम लोग ने 2 इंटू 3 लिख लिया। फिर 10 था, तो उसको क्या कर दिया, 2 इंटू 5 लिख लिया। फिर 15 था, तो उसको क्या कर दिया, 3 इंटू 5 लिख लिया। और 30 था, तो उसको क्या कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वेज लिखता। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि 1, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, तो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 का ट्रिपलेट क्या हो, केवल एक ही ट्रिपलेट हो सकता है, 1 कॉमा 1 कॉमा 1।
समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो इन तीनों का प्रोडक्ट 2 है, तो 2 के पास कितने ऑप्शंस रहते हैं? 1 2 3, 3 ऑप्शंस रहते हैं। तो ये जो 3 है वो क्या क्या होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ऐसे हो जाए 2 1 1 या 1 2 1 या 1 1 2, समझे? अच्छा, ऐसे ही इस 3 के पास भी 3 ऑप्शंस रहते हैं, इस 5 के पास भी 3 ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा, इस 2 इंटू 3 के पास, इस 2 के पास खुद के पास 3 ऑप्शन रहते हैं और 3 के पास भी 3 ऑप्शन रहते हैं, मतलब 9। इस 2 इंटू 5 में इस 2 के पास खुद 3 ऑप्शन रहते हैं और 5 के पास 3 ऑप्शन रहते हैं, 9। फिर यहाँ पे भी 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 3 3 3 27। अब देखो इनको ऐड करो, 27 प्लस 9 36 प्लस 9 45 प्लस 9 54, फिर 54 प्लस 9 63 प्लस 1 64। ठीक है, तो सर देखो हम वो बताओ। क्या हुआ, साउंड साउंड कट रहा है बेटा। सर मेथड 1 दिखाओ ना एक बार। देखो हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। देखो मेथड 1 एक बार फिर से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो मैंने क्या किया, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इज इक्वल टू 30 ले लिया। तो एक डमी वेरिएबल अज्यूम किया x4 कि जिसमें जो है इन 3 में से कोई भी जा सकता है। मतलब x4 की कैसी कैपेबिलिटी है कि किसी को भी ना ले, या किसी एक को ले, या किसी दो को ले, या तीनों के तीनों को ले ले। अब जैसे मान लो कि मैंने x4 में 2 को डाल दिया होता, इस x4 में 2 डाल दिया होता, तो ये क्वेश्चन फिर किस में कन्वर्ट हो जाता? x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 15 में कन्वर्ट हो जाता, ये वाले में। तो देखो ये वाला हम लोग ने एक केस लिया ना, वैसे ही अगर मैं से x4 में 5 डाल देता, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता? x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 6 में कन्वर्ट हो जाता, जो इसमें भी इधर एक केस लिया हुआ था नीचे। ठीक है, तो डमी वेरिएबल लेने से क्या हुआ कि अलग अलग केसेस लेने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया? अब यस सर। फिर 2 के पास भी 4 ऑप्शन, x1 x2 x3 x4, 3 के पास भी 4, 5 के पास भी 4 ऑप्शन। फाइन, आगे बढ़ा जाए अब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 57 है कि सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल सबसे पहली बात क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। वो फैक्टर्स जो 3t+1 फॉर्म के हैं, वो बताना है। वो फैक्टर्स जो 3t+1 फॉर्म के हैं। देखो 3t+1 श्योर एंड शॉर्ट नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि न 3 आ सकता है न 6 आ सकता है उसमें। तो अब कौन कौन आ सकते हैं? एक मिनट रुको। सर ऑड भी दिया अच्छा, है।
अच्छा ऑड भी दिया है, तब तो और आसान हो गया। अगर ऑड दिया है तो न 2 आ सकता है न 4 आ सकता है। समझ में आई बात? तो अब हमारे पास 1, 5 और 7 इनमें से ही आपस में मल्टीप्लाई करने पे ऑप्शन आते हैं। तो देखो एक फैक्टर तो 1 हो जाता, एक फैक्टर 1 इंटू 5 5 हो जाता, एक फैक्टर 1 इंटू 7 7 हो जाता, एक फैक्टर 1 इंटू 5 इंटू 7 35 हो जाता। अब हमको ये भी इंश्योर करना है कि वो 3t+1 टाइप का हो। तो ये 3t+1 टाइप का है, मतलब यस 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। ये 3t+1 टाइप का नहीं है। ये है क्या? हाँ, रिमाइंडर 1 आएगा, ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो जो दो फैक्टर्स हुए वो 1 और 7 हुए, तो उनका जो सम है, सम पूछा गया कि सम ऑफ फैक्टर्स, वो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 57 समझ में आ गया? सर रिपीट करूँ? देखो 7 फैक्टोरियल के सबसे पहले हम लोग ने फैक्टर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7, पहले ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करके लिखे 7 फैक्टोरियल। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि वो फैक्टर्स बताने हैं जो 3t+1 टाइप के हों और खुद ऑड भी हो। तो देखो जो भी फैक्टर आ रहे होंगे उसमें 3t+1 मतलब वो डिविजिबल बाय 3 तो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो 3 निकल जाना चाहिए, 6 निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 का अंश होता है। फिर उसके बाद उसको ऑड भी होना चाहिए, तो मतलब 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता। अब बच्चे कौन कौन? 1 5 7, ये 3 नंबर्स बचे, इनका ही आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग को आंसर निकालना होगा। देखो पहले 1 अकेला हो गया, फिर 5 अकेला हो गया, फिर 7 अकेला हो गया। फिर एक बार हम लोग ने इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 35 लिख लिया। और कुछ बन रहा है क्या? नहीं। अब फिर हम लोग को ये भी देखना है कि वो 3t+1 टाइप का हो। तो ये 1 जो है वो 3t+1 है, 7 जो है वो 3t+1 है, 5 नहीं है, 35 नहीं है। तो जो हमारे फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 1 एंड 7। तो उनका सम क्या हो जाएगा ना? 8। ठीक है, 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखो कहाँ गया। तो A1 greater than A2 greater than A3 greater than A4 greater than A5 greater than A6। ठीक है, 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 की जरूरत नहीं है। और डिजिट्स किस ऑर्डर में होने चाहिए? एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। डिजिट्स शुड बी इन व्हाट? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों ये बताओ कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया है क्या कि हाँ digits- सर। हाँ सर, किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 10 0 आ सकता है, 0 की पॉसिबिलिटी है। यस सर। हाँ सर। हाँ, 0 की पॉसिबिलिटी है, अगर 0 आना होता तो वो एंड डिजिट पे चला जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, सर ये 10c6 क्वेश्चन वे एक से। बार समझाओ। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे A4 है, A5 है, ये A6 है। तो इस ऑर्डर में डिजिट्स होने चाहिए। सबसे बड़ा A1, जैसे मान लो 7 6 5 4 3 1, ऐसे टाइप का नंबर। सर तो n ऑफ s मतलब पूछ क्या रहा है? एन ऑफ एस मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एस, मतलब ऐसे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे ये पूछा गया है, और कुछ नहीं। ओके सर ठीक। ऐसे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे, तो ऐसे 10c6 वेज से हम लोग डिजिट सेलेक्ट कर लिए होते और उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होता। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता? 10c6 या 10c4।
210 आता है इसका, शायद गलती से 2100 हाँ उसने सर टिक किया हुआ है। 2100 दिया। हाँ हाँ सर। 210 आता है इसका। ओके सर। ठीक है, अच्छा 59 जो है उसी तरीके का है जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है। हाँ सर सेम। ठीक है, तो 59 तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। उसमें क्या होगा ना, 59 में बस अंतर क्या है, डमी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ डमी तो नहीं लेना पड़ेगा। x1 x2 x3, ये क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे। दो केसेस क्या लेने पड़ेंगे कि केस 1 में ऐसे लेना पड़ेगा कि x1 x2 x3 3 इंटू 5 इंटू 4 ये हो गया, और केस 2 में x1 x2 x3 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। दोनों में अंतर क्या मैं बताता हूँ। इस वाले में क्या है, इस वाले का मतलब ये है कि जो 4 है वो पूरा के पूरा किसी एक वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या है कि एक में 2 जाएगा, जैसे मान लो 2 इसमें गया तो जो दूसरा 2 है वो से इसमें चला जाएगा। तो जैसे इस 3 के पास 3 ऑप्शन, इस 5 के पास भी 3 ऑप्शन, और इस 4 के पास भी 3 ऑप्शन। इस 3 के पास 3 ऑप्शन, इस 5 के पास 3 ऑप्शन। अब देखो ये जो 2 है उसको ऐसे कुछ होना चाहिए कि या तो 2 इसमें चला जाए, या तो 2 इसमें चला जाए, या तो 2 इसमें चला जाए। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे कितने वेज हो गए, 1 2 3। सर ये 2 का क्या किया वो नहीं समझा। जो 2 स्क्वायर है, कौन सा केस 2 का पूछ रहे हो तुम? हाँ सर ये मतलब अभी जो 2 के साथ कुछ किया ना हमने देखो वो नहीं 2 इंटू समझा। 2 लिखा है, तो ये 2 इंटू 2 का क्या मतलब है, ऐसे लिखा है, इसका ये मतलब है कि एक 2 जो है किसी एक वेरिएबल में जाएगा और दूसरा 2 किसी दूसरे वेरिएबल में जाएगा। समझे? हाँ सर। तो इनके दो वेरिएबल्स में जाने के 3 तरीके होते हैं। 3C2। 3C2, तो ये 3 हो गया, तो 27 प्लस 27, तो टोटल कितना हो गया 54। 54। तो तो बोलो। सर हमने इसमें से दो अलग केस क्यों लिए? हम वो सेकंड वाले को मतलब 3 4 नहीं लिख सकते थे? किसको किसको? जो सेकंड केस है उसमें मतलब हमने 2 और 2 अलग अलग और 4 ऐसे अलग से क्यों लिया? मतलब हम वो सेकंड वाला जो केस है उसी को मतलब पहले वाले की तरह नहीं कर सकते थे कि उसमें 3 फिर के ओवरलैपिंग हो जाती है ओवरलैपिंग, एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, ओवरलैपिंग हो जाती ना, वहां पे रेपिटेशन हो जाता। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तीनों जो है वो प्राइम नंबर्स थे, एक एक बार ही थे, याद करो तो 2 इंटू 3 इंटू 5। यस यहाँ पे फिर रेपिटेशन हो रहा होता, इसलिए मैंने सोचा कि बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 60। अब देखो 60 जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मतलब 1 से लेके 100 तक हम लोग को नंबर सेलेक्ट करने हैं सो दैट दे आर ऑफ द फॉर्म x रेज टू y। अब देखो x रेज टू y का क्या मतलब है कि या तो वो चीज एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या तो वो चीज एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, या तो वो चीज मतलब होल रेज टू 4 हो जाए, समथिंग ऐसे टाइप का। तो अब देखो परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है इनमें से परफेक्ट स्क्वायर?
1 4 9 16 25 36 फिर 49 उसके बाद क्या होता 64 64 64 81 100 अच्छा परफेक्ट क्यूब अगर मैं लिखता तो वो मैं क्या लिखता 1827 हाँ तो चलो 1 को हटा देते हैं हाँ सर रिपीट क्योंकि 1 रिपीट हो जाएगा 8 27 तो 64 को भी हटा दिया क्योंकि वो रिपीट होता समझ में आ रहा है हाँ सर 625 फिर 64 के बाद 625 अब वो तो 100 के आगे निकल जाता हाँ हाँ फिर इतना ही ठीक है फिर परफेक्ट फोर मतलब समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहे हैं हाँ 16 सर 16 नहीं वो लिख भी सकते बाद में आ रहा है हाँ हाँ फिर होल रेस टू 4 3 रेस टू 4 81 वो भी हो नहीं चुका फिर उसके बाद 100 के ऊपर निकल जाता तो परफेक्ट 4 में कुछ भी नहीं फिर परफेक्ट 5 मतलब पावर 5 32 32 हाँ और कुछ नहीं हो सकता परफेक्ट 6 64 आ चुका है वो आ चुका है अच्छा परफेक्ट 7 जो है वो तो डायरेक्टली 100 से बड़ा ही आता ठीक है तो बस हमारे जितने भी काउंटिंग थे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 सर पापा ने दिया है कि x और y ग्रेटर देन 2 है तो 1 कट जाएगा अच्छा एक्स और वाई ग्रेटर देन 2 है तो 1 कट गया तो 12 आंसर आ गया हमारा तो ठीक है समझ में आई बात हाँ सर तो ये मैं तो समझ लॉजिकल गया क्वेश्चन था नाउ लेट्स कम टू डोमेन वाला पार्ट 61 61 में क्या है कि लॉग के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 10 into 3 raised to x raised minus to 2 x minus 2 minus 9 raised to x minus 1 minus 1 plus root प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ cos इनवर्स cos inverse 1 minus x अच्छा चलो तो लॉग क्या कहता है लॉग कहता है कि मेरा इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो बस स्क्वायर रूट अपने अंदर वाले से क्या कहेगा कि भाई तुम ग्रेटर देन 0 हो जाओ और कुछ नहीं तो 10 into 3 raised to x minus 2 minus 9 x minus 1 minus 1 this should be greater than 0 ठीक है तो अब हम लोग को एक तरीके से क्या करना होगा व्हाट वी आर सपोज टू डू अपने को 3 raised to x को t मान लेना चाहिए तो 10 upon 9t minus t square upon 9 minus 1 is greater than 0 तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 शुड बी लेस देन 0 क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स तो 3 raised to x बिलोंग्स टू 1 से 9 तो x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 2 इधर से ही आया 0 से 2 अच्छा अब अगर हम लोग कॉस इनवर्स के रेस्पेक्ट में सोचें सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया क्योंकि इक्वल टू 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि रूट अच्छा तो लॉग ठीक है 0 नहीं चलेगा ओके 0 एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन लॉग को प्रॉब्लम हो जाती ना अच्छा कॉस इनवर्स जो है वो खुद इतना समझदार है कि आउटपुट जो है वो 0 से पाई मतलब पॉजिटिव देता है तो उससे स्क्वायर रूट को कोई इशू नहीं होने वाला तो बस स्क्वायर रूट कॉस इनवर्स को क्या कहेगा भाई बस तुम डिफाइंड हो जाओ किसी भी तरीके से काम हो जाएगा अपना मतलब 1 माइनस एक्स शुड बी बिटवीन -1 से 1 तो x -1 भी वही हो जाएगा -1 से 1 तो x क्या हो जाएगा 0 से 2 अब देखो ये ओपन ब्रैकेट है और ये सब क्लोज ब्रैकेट है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा x belongs to 0 ओपन
ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया हम सबको, ये सिंपल क्वेश्चन था। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। cot x is equal to pi by 2 plus x, where x belongs to minus pi से 3 pi by 2। ठीक है, तो दोनों के इसका ग्राफ नंबर, बनाएंगे ना? हाँ दोनों के ग्राफ बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया, तो वहां से ही हिंट लग गई कि भाई ग्राफ से काम चलेगा अपना। और दूसरा तुम ऐसे देखो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और ये एक अलजेब्रिक टर्म है, तो इनका आपस में तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते। दोनों का ग्राफ बना लिया, तो इधर जो है माइनस पाई, इधर जो है प्लस पाई, और इधर जो है 3 पाई बाय 2। जब cot x के लिए तैयारी की जाए पूरी ग्राफ की, तो cot x का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, ये cot x का ग्राफ हो गया। एंड पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती, पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे जा रही होती। तो ये लोग कितनी बार मीट कर रहे होते? एक बार, 2 बार और 3 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 62। हाँ सर। Okay, now let's come to question number 63. 63 है कि f of x plus 2y, x minus 2y is equal to x into y। तो f of x, y क्या होगा वो पूछा है। अब देखो इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए ना, जैसे x plus 2y को t1 ले लिया एंड x minus 2y को t2 ले लिया, और फिर x और y निकाला t1 और t2 के टर्म्स में। तो x जो है वो t1 प्लस t2 बाय 2 हो जाता, और y जो है वो t1 माइनस t2 बाय 4 हो जाता। तो इसको अगर मैं लिखता अब, तो ऐसे लिखता f ऑफ t1, x प्लस 2y की जगह t1, x माइनस 2y की जगह t2 इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो t1 प्लस t2 बाय 2 इंटू t1 माइनस t2 बाय 4। तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर बाय अपॉन 8। अच्छा, तो ये पैटर्न टाइप का बन गया। t1 और t2 होगा तो ऐसे लिख लेंगे। इसका मतलब f ऑफ x, y होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, हाँ सर। ओके। लेकिन सर इसमें दो वेरिएबल्स दिए हैं ब्रैकेट में, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो देख के मैं कंफ्यूज हो गया था। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए सर? ये मतलब एक एक्सप्रेशन बता रहा है x और y में। सर 1 मिनट आंसर मतलब वो सॉल्यूशन दिखाओ। ये देखो, हो गया सर। अब देखो 64 क्या है? डोमेन ऑफ सेक इनवर्स GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अच्छा सेक इनवर्स क्या कहता है कि मेरा इनपुट 1 या उससे बड़ा होना चाहिए या -1 या उससे छोटा होना चाहिए। अब मैं GIF की इनइक्वालिटी को GIF के उसमें कन्वर्ट करता हूँ, 1 हो जाए, 2 हो जाए एंड सो ऑन हो जाए। मतलब अंदर वाली जो चीज है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ पे GIF जो है -1 हो जाए, -2 हो जाए एंड सो ऑन हो जाए। मतलब अंदर वाली चीज जो है वो
एक तरीके से 0 से कम होनी चाहिए। सही लिखा है? हाँ सर। तो ये तो और है ना। अब देखो यहाँ से तो x बिलोंगिंग टू नल सेट आ जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए 1 को इधर ला दिया, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 अवे फ्रॉम द रूट माइनस सर। इन्फिनिटी टू 0। अच्छा वैसे तो हम लोग को इसका और इसका यूनियन लेना चाहिए, लेकिन नल सेट के साथ यूनियन लेने का कोई फायदा नहीं है, वही आ जाएगा जो गिवन है। तो ये 64 का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अपन। 64 के बाद 65 क्या है? देखो फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड एक्स। अच्छा साइन पाई एक्स, इसका ग्राफ पता है कैसा होता? जैसे पाई टाइम्स कंप्रेस हो गया होता इसका ग्राफ। तो 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे टाइप का ग्राफ आ रहा होता है। ठीक है। वैल्यू डिवाइड बाय पाई हो जाती है ना सर, मतलब रूट्स डिवाइड बाय पाई हो जाते हैं ना। हाँ रूट्स डिवाइडेड बाय पाई हो जाती है, सही बोला। अच्छा इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अलग से मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसी में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ln mod x का ग्राफ अग्री करोगे? सिमेट्रिक अबाउट y होगा। ये होता है ln mod x का ग्राफ। अब हाँ मॉड ऑफ ln mod x का ग्राफ तो ऐसे टाइप का कुछ हो जाएगा, ये 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 ये। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ओके गुड। तो अब मेरे को एक चीज ये देखनी है क्या कि 1 पे ये वाला ग्राफ तो ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, और ये वाला ग्राफ सर ई पे 1 देगा वो। अच्छा अच्छा सॉरी ई पे, हाँ वो तो ई पे 1 देता है ना। तो ई कहाँ है? सर इधर कहीं होता है, 2.73। इधर कहीं होता। तो ये 2.5 पे 2.5 पे क्या होता? 2.5 सर वो पे 2 बार इंटरसेक्ट करता है वो हाँ 2 से 3 में। थोड़ा गड़बड़ ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, सॉरी। ये कुछ ऐसे टाइप का बनेगा बच्चों, मतलब कुछ थोड़ा सा समझ लो, ऐसे 0.5 पे 1 से छोटा होता, ये कुछ ऐसे टाइप ऐसे टाइप का बनता है। ठीक है, क्योंकि ई पे जो है ये 1 के बराबर हो रहा होता। अच्छा इधर से अगर हमको देखना है तो ये वाला जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? माइनस ऑफ ln x का है।
मतलब -1/x इसका डेरिवेटिव -1/x और x इज इक्वल टू 1 पे -1 इसका स्लोप आता, और साइन पाई एक्स का पाई कॉस पाई एक्स माइनस पाई इसका स्लोप आता। तो ये ज़्यादा स्टीप होता, ये कम होता। सर आप क्या चेक कर? हाँ, ये ऐसे जा रहा होता। क्या कह रहे हो? ये ऐसे जा रहा होता और इधर से भी -1 पे ऐसे, और फिर इधर जो है, ये इधर तो नीचे था, इधर का स्लोप भी पाई माइनस पाई आता, और इधर का स्लोप -1 आता। ये ऐसे जा रहा होता। कितने आ रहे पॉइंट? 1 6 2 3 4 5 6। आंसर क्या दिया है? 6 6 दिया है ना। चलो ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ? यस सर। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। सर ग्राफ में फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो ग्राफ में क्या है, थोड़ा सा इसमें ना स्लोप वगैरह का फैक्टर जो है, जैसे साइन पाई, साइन का जो ग्राफ होता वो ऐसा होता हमारा, जीरो 1 2 और ये 3, ठीक है। और इधर से जो ग्राफ होता वो कुछ ऐसा होता, 0 -1 -2, फिर से इधर नीचे -3 होता। अब जो ln पाई एक्स का ग्राफ होता, मतलब सॉरी कहाँ गया, मॉड ऑफ ln मॉड एक्स का ग्राफ शेप ऐसा होता, और ये लोग 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे होते। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते? 1 और -1 पे। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होता। अब तुम ऐसे सोचो कि जब x की वैल्यू e होती तब जाके मॉड ऑफ ln मॉड x जो है वो 1 होता। अब e क्या है? e जो है वो 2.7 है, ऐसे टाइप का। तो ग्राफ को ऐसे अगर जाना है तो इसको ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को ग्राफ इस साइड बनाना है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो उसके लिए ना जो ये वाला पोर्शन होता ग्राफ का, ये वाला पोर्शन, उसका इक्वेशन -ln x होता। तो जब मैं इसका स्लोप निकालता dy/dx, तो यहाँ पे जो dy/dx आता वो -1/x, और x की वैल्यू 1 पुट करता तो -1 आता। इसका मतलब, और जब साइन पाई एक्स का स्लोप निकालता मैं, साइन पाई एक्स का स्लोप निकालता तो वो पाई कॉस पाई एक्स आता, और इसमें जब मैं x की वैल्यू 1 डालता तो ये -पाई आता। तो इसका स्लोप जो है -पाई है और इसका स्लोप जो है वो -1 है। तो जिसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होता
वो थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल होता, और जिसका स्लोप कम नेगेटिव होता वो थोड़ा ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता। तो वो जो है इसके नीचे से निकल रहा होता, समझी? और फिर ऐसे जाके इधर चला गया होता। ठीक है, अब सेम चीज इधर भी लगाई हम लोगों ने कि पहले तो ऐसे जाके ऐसे निकल गया होगा, अब यहाँ पे इसके नीचे से निकल रहा होता। तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, 4 5 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? सर बिटवीन 1 -1 और -2 कितना है? क्या हुआ? सर बिटवीन 1 -1 और -2 कितना है? -1 और -2 के बीच में। हाँ सर। हाँ तो देखो ना, इसका स्लोप -पाई और इसका स्लोप -1। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड होता और ये थोड़ा वर्टिकल टाइप की टेंडेंसी होती। ये इसके रेड वाला इसके नीचे से निकल रहा होता ना, तो नीचे से निकल रहा होता तो ऐसे फिर क्रॉस करके जाता और यहाँ पे एक बार पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके होता। अंडरस्टूड सर। अच्छा, फिर कौन सा है? 65 हो गया। 66 कितना टाइम बाकी है अभी अपने पास? 20 मिनट बाकी। 66, a line passes through 2, 2 and cuts a triangle of area 9 square units from the first quadrant। तो देखो एक लाइन है जो 2, 2 से पास कर रही है और इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ सच ए लाइन। जैसे मान लो इसका स्लोप m है, ठीक है, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y - 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 2। अब जैसे मान लो ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, तो A का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिख सकता हूँ? A का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो x की वैल्यू क्या थी? 2 - 2/m। समझे? y की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, तो -2 इज इक्वल टू m टाइम्स x। तो x की वैल्यू क्या थी? 2 - 2/m। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो इस लाइन के इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या थी? 2 - 2m। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 9। तो अच्छा, एरिया क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। 2 - 2/m इंटू 2 - 2m, दिस शुड बी व्हाट? 9। इसको सॉल्व कर लिया तो m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन 67, the diagonals of a parallelogram PQRS are x plus 3y is equal to 4 and 6x minus 2y is equal to 7। देखो इसका स्लोप क्या है? -1/3 और इसका स्लोप क्या है? 3। मतलब डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर कौन से पैरेललोग्राम में होते हैं? स्क्वायर और रोम्बस। हाँ, स्क्वायर में हो सकते हैं या रोम्बस में हो सकते हैं। सो से इसके दोनों
क्या हुआ? तो हम लोग ने रोम्बस लिख लिया क्योंकि आंसर क्या दिया इसमें? रोम्बस दिया है। हाँ सर, रोम्बस ही दिया है। हाँ तो रोम्बस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रोम्बस का एक स्पेशल केस स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल हो जाए। सर बट रोम्बस में ये थोड़ी इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। इंटरसेक्ट करते हैं करते हैं ना। भाई, डायगोनल्स रोम्बस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। Two mutually perpendicular straight lines through origin form an isosceles triangle with 2x plus y is equal to 5 and the area of the triangle is, देखो तुम ऐसे सोचो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइंस है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है। मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो गया। सॉरी। तो अब इस ट्राइंगल का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। वी आर सपोज टू फाइंड एरिया। तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ से, अब देखो ये प्योरली ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अब ये बताओ, ये वाला जो लेंथ है वो वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो वो क्या जाता है? 5 होल अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट 5 आ जाता है। अच्छा ये रूट 5 आ गया, तो और ये 45 डिग्री है सॉरी, क्या कहते हैं, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री कैसे आया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है ना। अच्छा ओके सर। तो एक 90 है तो 45। अब देखो ये लेंथ आ गई, इसकी लेंथ निकाल लेना, ओ ए की लेंथ निकाल लेना। किससे निकाल लेना? साइन 45 से। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन ओ ए, मतलब ओ ए जो है वो रूट 10 हो जाएगा। अच्छा ओ बी भी उतना ही होगा, रूट 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो दिस इंटू दिस भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू दिस, ठीक है। 68 हो गया, 69 कर लेते हैं। The medians of a triangle meet at 0, -3। देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पेपर का कि मीडियंस किस पॉइंट पे मीट करते हैं? सेंट्रॉइड पे। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेंट्रॉइड जो है, इसको जी कहते हैं हम लोग, वो 0, -3 है। अच्छा दो वर्टेक्स जो है वो 1, -4 और 5, 2 है। तो तीसरी वर्टेक्स क्या होगी वो फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये 0 हो गया। y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये -3 हो गया। अब देखो हम लोग को x सर वो और बी पॉइंट में -1 था, करेक्शन था उसमें। क्या सर वो बी पॉइंट है, वो -1, -4 है, करेक्शन है, सर ने बताया था। ठीक है, जो भी हो, मैंने प्रोसीजर हाँ बता सर, रहा हूँ। बता रहा था मुझे। ठीक है, तो इससे x1 और y1 फाइंड कर लेना, क्योंकि x2 x3 y2 y3 तो ऑलरेडी नोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक ट्राइंगल ABC है
जिसका ऑर्थो सेंटर भी है, इसका मतलब वो ट्राइंगल जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा बी पे, और उसका सरकम सेंटर एस है। तो सरकम सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। इफ ए इज द ओरिजिन देन फाइंड सी, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। सी क्या हो जाएगा, 2a, 2b। समझ में आई बात? हाँ सर। चलो, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 70। तो हो गया, 71 पे आ जाते हैं जल्दी से। देखो 71 अच्छा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 7x इज इक्वल टू 27 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, आई विल राइट x एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस x को। तो ये कितने लोगों का सही हुआ ये वाला क्वेश्चन? प्लस 10। So integral part of x is equal to 2 times fractional part of x plus 1, ऐसा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। मेथड 1 क्या है कि जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। अब बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0 से 1। 0 से 1 तक। इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। अब इसी इक्वेशन में एक बार इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 पुट की और एक बार इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2 पुट की। तो जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 पुट की तो उससे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 आता, और जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2 पुट की तो उससे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो हाफ आता। अच्छा, हमारा x क्या होता है? x होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एक x तो 1 प्लस 0 मतलब 1 आ जाता, और दूसरा x 2 प्लस हाफ मतलब 2.5 आ जाता। तो दोनों के x का सम पूछा है, सम क्या हो जाएगा? 3.5। समझ में आया? हाँ। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब इसको मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं? मेथड 2 से करने के लिए अपने क्या करेंगे, वी विल यूज ग्राफ। व्हाट वी विल डू, वी विल यूज ग्राफ। तो देखो हमारा जो इक्वेशन है उसको हम लोग ने ऐसे लिख लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, वैसे हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि x को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। x को यहाँ पे देख लिया था कि x जो है 1 से 3 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो x, तो हम लोग जो है 1 से 3 के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं दोनों का। तो देखो जैसे ये 0 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है? एक यूनिट नीचे होता है इसके ग्राफ के। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं फ्रैक्शनल 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज 1, 2 यहाँ पे आता। ठीक है। अब देखो कितने पॉइंट्स पे ब्लू और रेड वाले ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओह, एक ये वाला पॉइंट होता और एक ये वाला पॉइंट होता। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो हमको डायरेक्टली दिख जा रहा है कि x की वैल्यू 1 है। इस वाले पॉइंट के लिए तुमको ऐसा सोचना है कि यहाँ पे इंटीग्रल क्या कहते हैं, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले y इज इक्वल टू, इसका स्लोप 2 होता टाइम्स x माइनस 2। अच्छा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 2.5। दूसरा x जो है वो क्या हो जाता? 2.5। अब दोनों को ऐड कर देते तो क्या हो जाता? सॉरी, समझा मेथड 2? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? सर ओके, यस सर। अच्छा 73 देखेंगे। देखो वो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कौन सा देखा अभी? 71 देखा ना, 72 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 72 है, दैट इज अ प्रॉपर्टी बेस्ड वो क्वेश्चन। शो कीजिए ना एक मिनट। क्या हुआ? ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ हाँ बस, थैंक यू सर। हो गया। देखो जैसे मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसका ऑर्थो सेंटर क्या है? से एच है। ए बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या है? एच है। तो बी एच सी जो ट्राइंगल होता है ना, जो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता वो क्या होता? वो बस ये वाला वर्टेक्स होता, ए वाला वर्टेक्स होता। ठीक है। बी एच सी ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता वो ए वाला वर्टेक्स होता। अब अगर तुम क्वेश्चन देखो तो ए है, बी है, सी है। इसके एल्टीट्यूड्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं एच पे। तो हम लोग से पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी मतलब एच एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए एच बी मतलब सी। तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया हम लोग को बस। अच्छा, हम लोग को क्वेश्चन में ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स नोन है। तो अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स नोन है तो तुम एच का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ऑर्थो सेंटर का, स्लोप वाले यस सर। टेक्निक से। एच आ गया और सी ऑलरेडी नोन है, तो एच सी वाला लेंथ आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, आगे बढ़े। यस अब देखो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? ये भी ट्राइंगल के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी सी
ये I1 है, ये D है, और ये सॉरी ये I है, ये D है, और ये I1 है। अब तुमको पता है I जो है वो इन सेंटर है, I1 जो है वो एक्स सेंटर है। तो होता क्या है, जो प्रॉपर्टी जो होती है कि AI अपॉन ID जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AI1 होल अपॉन I1D। मतलब इन सेंटर A और D को जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, एक्स सेंटर A और D को उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो हम लोग को क्या क्या पता है, A का कोऑर्डिनेट 3,2, I का कोऑर्डिनेट 6,-1, D का कोऑर्डिनेट 7,-2 और I1 का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा। तो अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, बाय द वे हम लोग को फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 1 प्लस AI1 अपॉन DI1। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अगर केवल अल्फा प्लस बीटा पूछा होता ना तो हम लोग तो ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। जैसे दिस प्लस दिस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, दिस प्लस दिस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, दिस प्लस दिस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब ये कैसी लाइन होती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब क्योंकि अल्फा बीटा भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में स्पेशली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पता चल गई हम लोग को। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, AI1 अपॉन I1D इज इक्वल टू AI अपॉन ID। AI अपॉन ID क्या होगा, उसके लिए लैम्डा इज टू 1 लिख लिया हम लोगों ने। तो अब लैम्डा निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, 6 इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 3 होल अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो इससे लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी आई थिंक 3 आ जाएगी। तो AI अपॉन ID क्या आ गया, 3:1। और ये जो है AI1 अपॉन DI1 भी हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू जो है तुमको फाइंड करनी है अगर, तो 5 होल अपॉन 1 प्लस 3 मतलब 5/4 विच इज 1.25। समझ में आया, बोलो स्टूडेंट्स। यस यस सर। अच्छा, अगर मान लो मेरे को अल्फा बीटा इंडिविजुअली निकालना होता तो वो भी मैं निकाल सकता था, नो इश्यू एट ऑल। क्योंकि मेरे को अब रेशियो पता चल गया है तो मैं ऐसे लिख लेता कि A और D का लिख लेता, A और D लिख लेता जो कि पता है। और जैसे मान लो I1 को मैं यहाँ पे लोकेट कर देता और एक्सटर्नल डिवीजन है तो 3:-1 लिख लेता जैसे एक्सटर्नल डिवीजन में करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब बाकी दो क्वेश्चन जो तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, 74, 75। सर 74 का थोड़ा आइडिया दे दीजिए ना बस। 74 का मैंने किसको कराया था, आदित्य प्रभाकर को कराया था ना आज। यस सर। उसका फोटो खींच के, चलो मैं फोटो खींच के डाल दूंगा। ठीक है, सर एक और बात, मैंने 75 में आंसर सही डाला था, बस मैं शायद सेंडिंग में डेसिमल पॉइंट लगाना भूल गया था, तो वो आप। किसमें? सर 75 में आंसर 2.00 लिखना था ना, मैंने गलती से सिर्फ 2 लिख दिया था शायद से, तो वो एक बार आप चेक कर लेंगे क्या? तो उससे तुमको नंबर नहीं मिलेगा, 2.00 ही लिखने पे नंबर मिलेगा।
सर मैंने पूरे पेपर में लिखा था हर जगह डेसिमल में, एंडिंग में या तो वो हुआ नहीं होगा कंफर्म। हाँ तो वो तो सिस्टम एंट्री करेगा ना, मतलब मेरे हाथ में थोड़ा है, वो मैनुअली थोड़ा चेंज करना है मेरे को। अच्छा तो ओके ओके ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट होता है ना। ओके सर। चलो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या कहता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में अगला हम लोग टॉपिक रेंज, चालू करें। हाँ रेंज स्टार्ट करेंगे, और डोमेन का जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर लेना। यस यस, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।
सर आपका स्क्रीन शेयरिंग चालू है अभी।